सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है जिसने हर कानून के विद्यार्थी को, आरोपी को, सब एडवोकेट साथियों को दहलाकर रख दिया है। आरोपी द्वारा सत्य को ढूंढ निकालने का एक मजबूत हथियार कानून ने उसको थमाया था और वह था कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन का। और नियम यह होता था कि यदि कोई व्यक्ति पुलिस के सामने एक बात कहे और कोर्ट में जाकर दूसरी बात बोले तो सेक्शन 162 सीआरपीसी वह सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए शिकायतकर्ता का झूठ पकड़ा जाए और सच तक पहुंचकर आरोपी को बरी करवा दिया जाए। लेकिन अब अदालत ने कानून बदल दिया है। आरोपियों को बचाने के लिए जो भी रास्ते थे, ऐसा लगता है कि कोर्ट्स उनको लगातार एक एक करके बंद करते चले जा रहे हैं। और यदि किसी ने आपका नाम चाहे झूठा ही लिखवा दिया है, कोर्ट्स आपको सजा देने के मूड में आते जा रहे हैं। आज के केस का नाम है बीरबल नाथ वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, क्रिमिनल अपील नंबर 1587 ऑफ 2008। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने इसे 30 अक्टूबर 2023 को पारित किया है। इस केस में सूचना देने वाले के चाचा चंद्रनाथ और चाची रामी 22 मई 2001 को करीब 1 बजे साय अपने खेत में काम कर रहे थे तो A1 से लेकर A7 तक के 7 हथियारबंद आरोपी उनके ऊपर हमला करने के लिए पहुंच गए। वहां सबसे पहले A1 ने चंद्रनाथ पर हमला किया, फिर दूसरों ने भी किया। चंद्रनाथ मौका पर ही मर गया, रामी को चोटें आई और यह वाकया कई चश्मदीद गवाहों ने भी देखा हुआ बयान किया। पुलिस ने तफ्तीश करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी। सेशंस कोर्ट ने सेक्शन 147, सेक्शन 148, 302, 323, 149, 324, 149, 325, 149, 447, 307, 149 आईपीसी के चार्ज लगाकर उनको दोषी करार दे दिया। हालांकि प्रोसिक्यूशन ने 24 गवाहों का बयान करवाया था, लेकिन इंजर्ड विटनेस रामी का महत्व सबसे ज्यादा था। वह मरने वाले की पत्नी थी और उसके सिर पर भयंकर चोट लगी हुई थी जो मौका पर उसकी मौजूदगी को दिखा रही थी। उसके बयान में से एक दो छोटी मोटी विसंगतियों को छोड़कर डिफेंस को बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल पाया था। इस गवाह रामी ने बताया था कि किस किस आरोपी ने किस किस हथियार के द्वारा किस किस क्रम में उसके पति के ऊपर वार किया था। उसने जब शोर किया तो आसपास काम करने वाले लोग भी आ गए और उन्होंने भी घटना को देखा था। इन विसंगतियों के आधार पर हाई कोर्ट ने सब आरोपियों को बरी कर दिया। आपको याद है ना कि सेशंस कोर्ट ने सभी को सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने रामी के जो बयान थे उनमें विसंगतियों को देखकर सभी आरोपियों को बरी कर दिया। तो मामला शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लेकर आया गया। यहां भी आरोपियों के वकील साहब ने PW2 रामी के बयान 161 द्वारा उसके कोर्ट बयानों को झुटलाने के लिए इस्तेमाल किया था। उसने बयान 161 में कहा था कि A1 बगल वाले खेत में काम कर रहा था जिससे उसका झगड़ा मृतक पति के साथ हो गया। A1 की आवाज से उसके दूसरे पुत्र भी हथियार लेकर मौका पर आ गए और चंद्रनाथ को मार डाला, लेकिन कोर्ट बयान में उसने साथ वाले खेत पर काम करना नहीं बताया था। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का PDF मांगा जाता है। वह PDF मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वैशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। बिना फीस के आपका पूरा केस जांचा जाता है। आप भी मेंबर बने और अपने केस के सही समाधान को जानें। सुप्रीम कोर्ट का साफ मत था कि 161 का बयान कभी भी एक एविडेंस नहीं होता है। सेक्शन 162 सीआरपीसी के अलावा इसका कोई अन्य इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। पैरा 19 में कोर्ट ने कहा, इस बात में शक नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया गया बयान सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार प्रीवियस स्टेटमेंट यानी कि पुराना बयान कहा जाएगा
और गवाह को क्रॉस एग्जामिन करने के काम आएगा, लेकिन यह केवल विरोधाभास दिखाने के सीमित उद्देश्य के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है। यदि डिफेंस उसे कॉन्ट्राडिक्ट करने में सफल भी रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि गवाह पूर्णतः अविश्वसनीय हो जाएगा। यह बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की पैरा नंबर 19 में कही गई है। एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते हमें सुप्रीम कोर्ट का यह पैरा 19 देखने और सुनने में भयावह लगता है। वर्तमान कानून के अनुसार गवाह का बयान हो और उसने नई बात कह दी हो तो विरोधाभास हो जाता है। गवाह ने विरोधाभासी बातें बोली तो उसका यकीन खत्म हो जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के यह कहने का क्या अर्थ है कि यकीन पूरी तरह खत्म नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट की यह बात आरोपी के कन्विक्शन को बढ़ा देगी। जज का जितना जी चाहेगा उतना ही वह यकीन को खत्म मानेगा और बाकी अपने यकीन को वहीं पर पाएगा। यह एडवोकेट्स और कानून के विद्यार्थियों के लिए बहुत झंझट पैदा करने वाली बात है और आरोपियों के लिए तो साक्षात काल है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले रामी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1999 8 SCC 649 में कहा था कि जब किसी गवाह को लंबे सवाल जवाब से क्रॉस किया जाता है तो कुछ विसंगतियां आनी संभव हैं। कोई झूठा लेकिन सिखाया पढ़ाया गवाह बिना किसी विसंगति के भी जवाब दे सकता है, लेकिन सच्चा गवाह तो कुछ ना कुछ इधर उधर का बोल ही देगा। लेकिन कोर्ट उस गवाह की इन विसंगतियों के कारण उसकी बात को केवल तभी अविश्वसनीय माने यदि विसंगतियों के कारण उसकी गवाही बिल्कुल ही अस्वीकार्य हो गई हो, अन्यथा विसंगतियों के कारण उसकी गवाही को विरोधाभास ना माना जाए। आप विद्वान व्यूअर्स में से कुछ के लिए यह नई बात हो सकती है कि सेक्शन 161, 162 CRPC का वर्तमान स्वरूप 1959 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1959 सुप्रीम कोर्ट 1012 में कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही संसद ने बनाया था। इस तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि गवाह को विरोधाभास के आधार पर अविश्वसनीय घोषित करने के लिए इतना विरोधाभास होना जरूरी है कि पहली बात अब कोर्ट के बयान के अनुसार बिल्कुल झूठी लगने लगे, यानी कि दोनों बातें बिल्कुल बेमेल हों। इसे हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। पुलिस को गवाही में बताया कि हमलावर विक्रम आया और रामदीन का हाथ काट दिया। कोर्ट में कहा कि हमलावर विक्रम घोड़े पर आया और तलवार से रामदीन का हाथ काट दिया, तो बाद वाली गवाही से पहले वाली गवाही झूठी नहीं होती, हालांकि उसमें घोड़ा और तलवार जैसे शब्द जोड़ दिए गए हैं, लेकिन दोनों में बेमेलता नहीं आई है, विसंगति नहीं आई है। लेकिन यदि गवाह यह कहे कि आरोपी विक्रम साथियों के साथ घात लगाकर बैठा था और रामदीन को देखते ही फरसे से अनेक वार किए, तब तक वार करता रहा जब तक कि रामदीन का हाथ कट नहीं गया, यह बाद वाली गवाही पहली गवाही को पूरा अविश्वसनीय बना देती है, क्योंकि आना और घात लगाकर बैठना ये बिल्कुल दो बेमेल बातें हैं। एक बार करना और अनेक बार करना जब तक कि हाथ कट ना जाए, ये दोनों बिल्कुल बेमेल बातें हैं। तो ऐसी गवाही जो दूसरी कोर्ट में दी गई है यह पहली से पूर्णतः बेमेल है। सेक्शन 145 और सेक्शन 155 इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों ही गवाह को अविश्वसनीय बनाने की बातें कहते हैं। इसमें पहली कही गई बात के साथ कोर्ट में कही गई बात की इनकम्पैटिबिलिटी यानी कि बेमेल होने की बात कही गई है। इस केस में जो वर्तमान केस है बीरबलनाथ वाला, इसमें यदि इंजर्ड विटनेस रामी देवी के दोनों बयानों को देखा जाए तो उसने पहले कहा था कि A1 आया, उसने चंद्रनाथ पर कुल्हाड़ी से वार किए, जबकि कोर्ट में कहा कि A1 बगल वाले खेत में काम कर रहा था और खेत की मेड़ को लेकर उसने चंद्रनाथ के साथ झगड़ा किया था। झगड़ा होने पर उसने चंद्रनाथ के ऊपर फावड़े से वार किया। आप विद्वान व्यूअर्स ध्यान दें
कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों बयानों में बेमेलता केवल झगड़े की शुरुआत को लेकर है, लेकिन ना झगड़े में घायल होने को लेकर विवाद है और ना ही झगड़े के स्थान को लेकर विवाद है। इस बात को लेकर भी विवाद नहीं है कि आरोपी ही हमला करने वाला था। दिन, दिनांक व समय को लेकर भी कोई विवाद नहीं है। तो हमारा यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि वाकया तो हुआ था, इंसिडेंट तो हुआ था जिससे चंद्रकांत की मृत्यु कारित की गई है। झगड़े की शुरुआत को लेकर कुछ बदलाव है, लेकिन इससे उसकी पूरी गवाही, किसकी? रामी देवी की, लेकिन इससे उसकी पूरी गवाही खराब नहीं हो जाती है और यह गवाही विश्वसनीय मानी जाएगी। अब आप लोग इस बात पर गौर करें कि जो हम आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की लगभग हर वीडियो में बताते हैं, तब से बताते हैं जब यह आज वाला केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड भी नहीं किया था, वह बात आज सत्य इस केस में हो गई है। हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन पूरे घटनास्थल को विवादित करता है, घटना के दिन, दिनांक व समय को विवादित करता है, घटना के घटित होने के तरीके को विवाद करता है। आपको सेक्शन 212 सीआरपीसी याद है ना? आरोपियों और चश्मदीद गवाहों की संख्या, उनके नामों और उनके द्वारा जो एक्ट किए गए हैं, ओवर्ट एक्ट्स को, उन सब को डिस्प्यूट करता है। हमारे द्वारा तैयार हर केस के क्रॉस की यह विशेषता रहती है कि वह प्रोसिक्यूशन के ऊपर इतना ज्यादा ओनस बढ़ा देता है कि प्रोसिक्यूशन उसको कभी डिस्चार्ज नहीं कर पाता है। नतीजा यह होता है कि हमारा आरोपी कभी प्रोसिक्यूशन के इस बुने गए जाल में फंस नहीं पाता है। हम हमेशा अपने आरोपी को शान से बरी करवाकर घर लेकर आते हैं। आपने हमारे किसी क्रॉस को देखा हो तो आप इस बात को आसानी से समझ सकें। यहां इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंजर्ड विटनेस रामी देवी पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाह नहीं है। जिन आरोपियों को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था कि रामी देवी की गवाही में विरोधाभास है, अपने नए बनाए हुए नियम के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इंजर्ड विटनेस रामी की गवाही के विरोधाभास को नहीं माना। कोर्ट ने इन आरोपियों को सेक्शन 302 आईपीसी की बजाय सेक्शन 304 पार्ट 1 आईपीसी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का दोषी माना और 7 साल की सजा दी। सेक्शन 307 आईपीसी की बजाय सेक्शन 308 आईपीसी अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माना। इस लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान ही A1 इस दुनिया को छोड़ चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो हम आपको फिर दोबारा कहते हैं, फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स को अपनी जिंदगी के साथ खेल नहीं करना चाहिए। गंभीर केसेस में क्रॉस का जिम्मा बहुत अनुभवी लोगों को ही दिया जाए, वरना तो आपको सजा और अपील के जाल में अपनी जिंदगी गंवा देनी पड़ सकती है, जो बहुत अधिक वेदना पैदा करने वाली बात है। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।